नमस्कार, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है साथियों। मैं हूं विवेक। जैसा कि आप जानते हैं कि रीट की तैयारी टीम कलाम के साथ ये विशेष कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले कई वर्षों के जो पेपर्स हैं 2011, 2012, 2015, 2017, इन चारों वर्षों के जो 8 पेपर्स हैं उनका बिंदुवार सोल्यूशन और उन पर जो विश्लेषण हो सकता है सारे कॉन्सेप्ट्स का, वो हम आप लोगों को देते आए हैं। और आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे अधिगम की। जैसा कि आप जानते हैं कल से हमने अधिगम को शुरू किया था और उसके बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, उनको हम एनालाइज करेंगे कि किस तरह से वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज के लेक्चर की जो खासियत क्या है, आज किस विषय के ऊपर हम ज़्यादा संवाद करेंगे, बात करेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो है, जो परीक्षकों का बहुत खासा पसंदीदा विषय है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे और वो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। प्रभावित कैसे? सकारात्मक भी किया जा सकता है, प्रभावित उन्हें नकारात्मक भी किया जा सकता है, और वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उस पर जाएं उससे पहले ज़रूरी है हम इस प्रश्न को देखें और इस प्रश्न के ज़रिए हम ये अंदाज़ा लगाएं कि दरअसल अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों से सवाल किस तरह का बनकर आता है। आइए, सवाल पूछ रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक इनमें से कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं: संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। देखिए दोस्तों, अक्सर पाठ्य पुस्तकों में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, फैक्टर्स मिलेंगे कि अधिगम को ये कारक प्रभावित करते हैं। अधिगम को व्यक्ति की आयु प्रभावित करती है, व्यक्ति की बुद्धि लब्धि प्रभावित करती है, अधिगम को शिक्षक प्रभावित करते हैं, विषय वस्तु प्रभावित करती है, शिक्षण सामग्री प्रभावित करती है। लेकिन परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है तो वो दरअसल सीधे सीधे कारक नहीं पूछ रहा है, वो आपसे दरअसल कारकों का वर्गीकरण पूछ रहा है कि यदि इन कारकों को मैं क्लासिफाई कर दूं, यदि ये फैक्टर्स मैं क्लासिफाई कर दूं, तब मैं क्या कहूंगा कि वो कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, आपके कमेंट्स हम लोग पढ़ते रहते हैं और अक्सर कई विद्यार्थियों के कमेंट्स आते रहते हैं। जैसे पिछले दिनों एक कमेंट आया था एक विद्यार्थी का कि सर हम बहुत याद करते हैं लेकिन साइकोलॉजी में फिर भी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्यों होती है? गड़बड़ इसलिए नहीं होती कि आप अच्छे से पढ़ लेते हो, गड़बड़ इसलिए होती है कि हम चीज़ों को जैसा हमारे सामने पाठ्य पुस्तकों में आया हमने उसे रट लिया। जैसे हमने कोई साइंस का कोई कॉन्सेप्ट रटा, जैसे हमने हिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट रटा, जैसे हमने तिथि रटी। अधिगम में या फिर मनोविज्ञान में इस तरह से नहीं होगा। और ख़ास तौर पर आज जिस सब्जेक्ट की, जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसमें ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि जिन कारकों की हम बात कर रहे हैं, कारकों को दरअसल 2 तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला कारक वो जो कारक व्यक्तिगत हो और दूसरे कारक वो जो बाहरी हो। व्यक्तिगत यानी मेरे खुद के कारक, मेरी बुद्धि, मेरी आयु, मेरी अभिप्रेरणा, मेरी इच्छा शक्ति, मेरी रुचि, मेरा एप्टीट्यूड, मेरा अवधान, ये सारी वो चीजें हैं जो मुझसे जुड़ी हुई है प्रत्यक्ष रूप से। तो ये सारे वो व्यक्तिगत कारक हैं जो मेरे अधिगम को प्रभावित करेंगे। और दूसरे हैं बाहरी कारक, वातावरण जनित कारक, जैसे मेरे शिक्षक, मेरे माता पिता, मेरे मित्र, मैं कैसी पाठ्यपुस्तक से पढ़ रहा हूं। क्योंकि ये जिस पाठ्यपुस्तक से मैं पढ़ रहा हूं उसी पाठ्यपुस्तक से कोई दूसरा व्यक्ति भी पढ़ रहा है, तो उस पाठ्यपुस्तक तो एक ही है ना, और असर दोनों पर अलग अलग डाल रही है। तो इस प्रकार से 2 तरह से हम कारकों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला व्यक्तिगत कारक जो व्यक्ति के खुद के हैं, और दूसरा वातावरण जनित कारक या बाहरी कारक जो उस व्यक्ति के अलावा जितने भी और कारक हैं, उस व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए जितने भी कारक हैं, उनके अलावा जो भी कारक हैं। जब हम गहरे इसके उतरते हैं परिभाषाओं में, जब हम इस अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के वर्गीकरण में और गहरे उतरते हैं, तो हम 4 प्रमुख सेक्शंस में इन्हें और बांट सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनेगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये लेक्चर है और बहुत ही मजेदार आज की ये क्लास होने जा रही है। देखिए, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरण संबंधी और अन्य,
इन 4 भागों में हम चाहें तो इन्हें बांट सकते हैं कि अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब हर कारक को पढ़ते वक्त हम यह भी डिस्कस करेंगे साथ में कि भाई ये कारक, अभी अभी मैंने जो बात कही, मैंने कही एक बाहरी कारक होता है, एक व्यक्तिगत कारक होता है, एक इंटरनल कारक है, एक अंतर्जनित हो सकता है, एक बहिर्जनित हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं हम इसे। ये परीक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से प्रश्न को पूछे। मैं जो बात कह रहा हूं वो यही है कि हम पढ़ते हैं लेकिन हम रट लेते हैं चीजों को। रटिए मत, एनालाइज कीजिए। जब आप चीजों को समझेंगे, जब आप चीजों के ऊपर विश्लेषण करेंगे तो बहुत आसानी से आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। और अब हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि अधिगम को जो कारक प्रभावित करते हैं उनमें से 4 कारक हैं, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरण संबंधी और अन्य। एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक कारकों की। अब मुझे यह बताइए कि जो शारीरिक कारक हैं, जो फिजियोलॉजिकल कारक हैं, इन्हें कई बार क्रियात्मक कारक भी कहा गया है, ये व्यक्तिगत होंगे या बाहरी होंगे? व्यक्तिगत होंगे। ज्ञानेंद्रियां हैं, व्यक्तिगत कारक हैं। व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, व्यक्तिगत कारक है। व्यक्ति की परिपक्वता, व्यक्ति की आयु है, व्यक्तिगत कारक है। इस प्रकार से आपको बार बार किसी भी टॉपिक को देख के जब भी आपके सामने आए तो आपको इंटर रिलेट करना, आपको उसके बीच में एक संबंध स्थापित करने जैसी चीजें करनी होंगी, ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी, तब आप चीजों को लिंक कर पाएंगे। आइए बात करते हैं शारीरिक कारकों को समझने की। सबसे पहले मैं बात करता हूं ज्ञानेंद्रियों की। आप जानते हैं सेंस ऑर्गन्स की जब हम बात करते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे होते हैं। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और सूंघना या फिर घ्राण शक्ति भी इसे कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियां हमारा हमेशा परसेप्शन बनाती है, प्रत्यक्षीकरण बनाती है किसी भी चीज को समझने के लिए। कैसे प्रत्यक्षीकरण कैसे बनाती है? आप किसी चीज को देखते हैं तो आप समझते हैं अच्छा ये काली है, ये हरी है, ये लाल है, ये सफेद है। रंगों का जब आप वर्गीकरण करते हैं आप समझते हैं, कैसे समझते हैं? आप रंगों को देखकर ही समझते हैं। आपने कोई मधुर संगीत सुना, कोई तेज संगीत सुना, कोई धीरे संगीत सुना, आप कहते हैं अच्छा ये जो आवाज है ये लता मंगेशकर जी की आवाज है, ये आवाज किशोर कुमार जी की आवाज है। कैसे पता चला? कुछ चीजें आपने बार बार सुनी, आपने अपनी श्रवण शक्ति का इस्तेमाल किया। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारे अधिगम में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसे में यदि किसी के व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों में दोष हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति, भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए दिव्यांग हो, नयनहीन हो, नेत्रहीन हो, ऐसे में स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति के अधिगम में कठिनाइयां आएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि शारीरिक कारकों में ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार से व्यक्ति की मदद करती हैं। ज्ञानेंद्रियां जो है वो एक शारीरिक कारक है, वो व्यक्तिगत कारक है, उससे जुड़ा हुआ एक फैक्टर है, जुड़ा हुआ कारक है। फिर बात करते हैं व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य भी अधिगम में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब मान लो थारे बुखार हो रखी है और थाने कोई कहे जाओ पढ़वा चालो, तो देखिए होगा कि यार आज तो पढ़वा को बिल्कुल ही मन को नहीं, आज तो तबीयत खराब हो रखी है, आज तो डील टूट रहा है, आज तो हाथ पग दुख रहा है। कहने का अभिप्राय क्या है कि शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ होंगे, शारीरिक रूप से अगर सक्षम होंगे, तो आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी चीजों को सीख पाएंगे। थके हुए होंगे, मानसिक रूप से अस्वस्थ होंगे, परेशान होंगे, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि अधिगम में भी कठिनाइयां नजर आएंगी। इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है किसी चीज को, किसी भी अधिगम को समझने में। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में के साथ साथ एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, और वो चीज है व्यक्ति का लिंग, जेंडर। गिलफोर्ड का यह कथन है कि किसी भी अधिगम को लड़कियां जो हैं वो लड़कों की अपेक्षा जल्दी सीखती हैं। आपने अपने इर्द गिर्द सुना भी होगा कि भाई यार छोरियां वो काम कर ली, छोरियां तो होशियार होगी, बोर्ड का मायने टॉप कर रही है, थे कर रहा हो, और तो थारा डोल को नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात गिलफोर्ड कह रहे हैं। याद करने के लिए याद रखिएगा इन चीजों को। इस तरह के चीजों का उद्देश्य है चीजों को याद रखना। कई बार परीक्षा में सीधे सीधे कथन आ जाए तो हमें घबराना नहीं, उसको सीधे से याद कर लेना है।
तो गिलफोर्ड कहते हैं कि जेंडर जो है, व्यक्ति का जो लिंग जो है, जेंडर जो है, सेक्स जो है, वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किस चीज में, व्यक्ति के अधिगम को करने में, अधिगम को प्रभावित करता है। और गिलफोर्ड कहते हैं कि जो लड़कियां जो हैं वो बहुत जल्दी अधिगम कर लेती हैं, जल्दी सीखती हैं किसी भी चीज को, किसी भी विषय वस्तुओं को लड़कियों की अपेक्षा। अगला जो एक बिंदु है वो है परिपक्वता एवं आयु। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परिपक्वता को लेकर कल हमने कई प्रश्न भी किए थे, और आयु और परिपक्वता किस तरह से महत्वपूर्ण है। कल हमारे जो डिस्कशन का कल का जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये था कि क्या परिपक्वता के बदौलत दिखने वाले परिवर्तन हैं उन्हें अधिगम कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्या परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है? बिल्कुल प्रभावित करती है। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, दोनों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। परिपक्वता की बदौलत दिखने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं है, लेकिन परिपक्वता अधिगम में जरूर मदद करेगी। एक 6 साल के 5 साल के बच्चे को आप मान लो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाने लग जाओ, आप उसको अधिगम पढ़ाने लग जाओ कि बेटा तू पढ़ ले, बारी बड़े होकर तेरे को ना टीचर बनना है, तुझे रीट की तैयारी करनी है, तो क्या वो बच्चा उसको पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। वो इतना शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व ही नहीं है कि उस कॉन्सेप्ट को वो समझ पाए। ठीक इसी प्रकार आयु भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाती है। किसी व्यक्ति के निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही तो आप उससे वो कार्य करवा पाओगे। मान लो एक 2 साल का बच्चा है और मैं चाहूं कि आज ही ये बच्चा उसेन बोल्ट बन जाए, संभव नहीं है। एक सहज आयु तक, एक विशिष्ट आयु तक पहुंचने के बाद उसकी ट्रेनिंग, उसका प्रशिक्षण शुरू होगा और तब जाकर वो उस जगह तक पहुंचेगा जहां वो अपने आप को धावक कह सके, जहां वो अपने आप को एक खिलाड़ी कह सके। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शारीरिक कारक किस तरह से व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं। वर्गीकरण भी ध्यान रखिएगा क्योंकि वर्गीकरण से भी अक्सर प्रश्न आया है और प्रश्न आते ही हैं। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक कारकों की। मनोवैज्ञानिक कारक जैसे कि प्रेरणा तथा अधिगम। प्रेरणा जो है, हम जब अभिप्रेरणा पढ़ेंगे तो और विस्तार से इसे समझने की कोशिश करेंगे। अभी हाल आपको बस एक सरल दृष्टिकोण से इसे जानने की, समझने की जरूरत है कि व्यक्ति के अधिगम में प्रेरणा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और प्रेरणा के साथ एक बार एक शब्द जुड़ जाता है जिसे हम कई बार नीड कह देते हैं, जिसे हम आवश्यकता भी कहते हैं। सर जी, आवश्यकता का मतलब? प्रेरणा का मतलब ऐसे है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और उसने देखा कि मैं 10वीं पास मैंने किया, मेरे ही मोहल्ले में एक भैया थे जो 12वीं पास करके डॉक्टर बन गए, तो उसको प्रेरणा मिलेगी उन्हें देख के कि मुझे भी 10वीं के बाद डॉक्टर बनना है, मुझे भी बोर्ड की तैयारी, मुझे भी मेडिकल की तैयारी करनी है। तो ये एक प्रेरणा है। आवश्यकता भी प्रेरणा होती है। मनोवैज्ञानिक एक बात कहते हैं, आप में से हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे बहुत सरल से जेन्युइन उदाहरणों से हम इन चीजों को समझने की, इन चीजों को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रखिएगा, इस तरह से जब आप मनोविज्ञान को पढ़ेंगे तो बहुत सरलता से आप उन गूढ़ तत्वों को, गूढ़ तथ्यों को अपने अंदर आत्मसात कर पाएंगे। आवश्यकता का मतलब यह है कि मान लीजिए आप में से बहुत सारे विद्यार्थी रीट को इसलिए दे रहे होंगे कि उन्हें अच्छा करियर बनाना है, उन्हें एक सरकारी जॉब चाहिए, लेकिन आप में से कई ऐसे भी ज़रूरतमंद विद्यार्थी भी होंगे जो रीट की परीक्षा इसलिए देना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि साहब हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, और ऐसे में मुझे कुछ लोगों को पढ़ना इसलिए क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए, कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे तो इसीलिए पढ़ना है, ये पढ़ना ही मेरी प्रेरणा है। ऐसे में आप जैसे वो जो विद्यार्थी होते हैं कई बार असफल भी होते हैं, कई बार उन्हें लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर टीचर जो पढ़ा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, फिर भी जूझते रहते हैं और अंततः वो विद्यार्थी एक दिन सफल हो जाते हैं, उनको वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसका मतलब यही है कि अभिप्रेरणा जो है उसमें आवश्यकता भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, नीड भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, वो आपकी आवश्यकता आपके लिए प्रेरणा का काम करेगी, अभिप्रेरणा का काम करेगी। आइए आगे बात करते हैं रुचि और रुझान की। मनोवैज्ञानिक कारकों में हम देखते हैं रुचि और रुझान कैसे। मान लीजिए किसी विद्यार्थी की रुचि है स्पोर्ट्स खेलना, और आपने उसे पेन पेंसिल पकड़ा के, पेंटिंग पकड़ा के या गिटार पकड़ा के बिठा दिया कि बेटा तू तो संगीत सीख। वो कहेगा साहब मेरी रुचि ही खेलने में, कूदने में है, मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है,
मैं धावक बनना चाहता हूं, मैं स्विमिंग करना चाहता हूं, मैं स्केट्स करना चाहता हूं। तो इस तरह की रुचि जो है वो भी आपके अधिगम को प्रभावित करती है। यदि कोई बालक, यदि कोई विद्यार्थी किसी विषय में, उसकी विषय वस्तु में रुचि लेता है तो उसके रुचि लेने का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है उस बच्चे के अधिगम पर। मान लो आपको सपोज करते हैं गणित बहुत अच्छी लगती है, ऐसे में गणित की क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको एक अलग ही आपके अंदर ऊर्जा रहेगी कि अच्छा, कल जो सर ने करवाया था वो भी मैंने कर दिया, आज भी मैं जो सर पढ़ाएंगे उसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर दूंगा। तो ये जो आपके अधिगम को करने की आप में जो ऊर्जा है, ये वो सकारात्मक प्रभाव है जो आपकी उस विषय वस्तु को लेकर रुचि है उसके कारण पड़ रहा है। क्लियर? तीसरे प्रभाव पर चलते हैं, वो है अधिगम की इच्छा। आप कहोगे कि सर इच्छा और रुचि तो एक जैसी है। बिल्कुल, प्रथम दृष्टया एक जैसी लग सकती है कि इच्छा, किसी चीज तक पहुंचने की इच्छा है, किसी विषय वस्तु को लेकर उसको पढ़ने की आपकी इच्छा है, और किसी विषय वस्तु को पढ़ने की आपकी इच्छा नहीं है। लेकिन एक सरल सी बात है, कई बार आप दोपहर का टाइम होता है, टीचर क्लास में आया और आप कहते हो गुरुजी आज मना पड़ा हो यार, आज मन को लाग रहे हो पढ़वा में, आज तो सो क्यों परस जासी, आज मन को नहीं पढ़वा को। तो आपकी विषय वस्तु में रुचि होने के बावजूद हो सकता है कुछ ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति हो, घर में मान लीजिए कोई ऐसी दिक्कत आ रखी हो, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, या कुछ ज़्यादा दोपहर को अच्छा खाना खा लिया, अब नींद सी आ रही है और नहीं पढ़ पा रहे हो। तो कथन का अभिप्राय यह नहीं, नींद वाला कारण तो फिर आपके शारीरिक उसमें चला जाएगा, थकान के स्तर पर चला जाएगा। जब हम मनोवैज्ञानिक स्तर की बात कर रहे हैं तो कुछ भी ऐसे कारण हो सकते हैं। आप भावनात्मक रूप से कोई एक ऐसी चीज़ हो गई हो, घर में मान लीजिए कोई लड़ाई चल रही हो और आपका उसके कारण आप थोड़े से परेशान हो रहे हो और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, रुचि है उस विषय में, उसके बावजूद आपका मन नहीं लग रहा, तो ये अधिगम की इच्छा के अंतर्गत आएगा। यदि आपकी उस वक्त इच्छा है उस चीज़ को करने की तो आप बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख लेंगे। यदि नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। फिर मनोवैज्ञानिक कारकों में आता है बुद्धि। अब मुझे बताइए, मैं एक वापस जो चीज़ पहले कह रहा था उसी क्वेश्चन पे वापस ले आता हूं आपको, क्या बुद्धि एक व्यक्तिगत कारक है या बाहरी कारक है? सोचिए, व्यक्तिगत कारक ही है ना। इस प्रकार से भी कई बार पाठ्य पुस्तकें या आपका परीक्षक जो है वो वर्गीकरण कर सकता है। बुद्धि हर व्यक्ति की अलग अलग है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग बुद्धि लब्धि है और उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग पड़ता है। कोई बालक या कोई बालिका 2 घंटे पढ़कर किसी चीज को याद कर लेते हैं, किसी बालक बालिका को हो सकता है उसे याद करने में आधा घंटा ही लगे, 15 मिनट ही लगे, 20 मिनट ही लगे। किसी विद्यार्थी को मान लीजिए लिख लिख कर याद करने की आदत हो, किसी विद्यार्थी को हो सकता है बोल बोल कर जोर जोर से पढ़ने की आदत हो। तो दोनों विद्यार्थियों का जो बुद्धि है, जो बुद्धि लब्धि है वो अलग अलग है। ऐसे में उस व्यक्ति की कैसी बुद्धि है, कैसी बुद्धि लब्धि है, वो उसके अधिगम के ऊपर असर डालेगी, उसके अधिगम को प्रभावित करेगी। बुद्धि भी एक मनोवैज्ञानिक कारक है जो आपके अधिगम पर प्रभाव डालता है, एक व्यक्तिगत कारक भी है जो आपके अधिगम पर प्रभाव डालता है। आइए अगले कारक पर चलते हैं और अगला कारक है पर्यावरण संबंधी कारक। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैंने पर्यावरण संबंधी कारक एक शब्द इस्तेमाल कर दिया तो क्या यह व्यक्तिगत कारक होगा? बिल्कुल नहीं गुरुजी, पर्यावरण तो होता ही बाहरी तत्व है। हमने आनुवांशिकता और पर्यावरण में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा था कि पर्यावरण वो सारे बाहरी तत्व हैं जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं, या और सरलता से जब हम कहते हैं कि आनुवांशिकता के अलावा वो समस्त तत्व जो व्यक्ति के विकास को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं पर्यावरण या वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण संबंधी कारकों में देखिए 3 कारक हैं सरलता से अगर हम इनका विवेचन करें तो। एक होता है भौतिक वातावरण, एक होता है सामाजिक और भावनात्मक वातावरण, और तीसरा होता है समय। भौतिक वातावरण का क्या मतलब है? भौतिक मतलब फिजिकल, वो सारी चीजें जो फिजिकलिटी के अंतर्गत आती हैं। आप कैसे मकान में रह रहे हैं, आप जिस कमरे में पढ़ रहे हैं, अगर मैं सिर्फ आपके अधिगम को मैं यहां पर सिर्फ पाठ्य पुस्तकों की चीजों से ही रिलेट करता हूं, हम इजीली समझ पाएंगे। आप जिस कमरे में पढ़ रहे हैं क्या वो कमरा वातानुकूलित है? आप जिस कमरे में पढ़ रहे हैं क्या वहां पर अच्छे से हवा, अच्छे से स्वस्थ हवा, ताज़ी हवा मिल रही है? मान लो थे कमरा में पढ़ रहे हो और बगल का कमरा में गाना बाज रहा है, डीजे बाज रहे है, तो कटा पढ़ाई होगी? हो नहीं होगा ना। तो कहने का अभिप्राय यही है कि भौतिक वातावरण आपके अधिगम को कितना प्रभावित करता है। जैसे विद्यालय,
मैं इस चीज को बहुत डिटेल से समझा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जिस विद्यालय के कक्ष में आप पढ़ रहे हैं, उस कक्ष में जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, या जिस मेज पर या जिस बेंच पर आप बैठे हैं, वो बेंच आपको कितना सहज है, आप उस पर बैठने में कितने सहज हैं, कितने असहज हैं। मान लो आपकी जो बेंच है जिसमें वो डुग 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 हिलती रहती हो, आप कई बार देखा होगा ना, अपन टेस्ट देते हैं तो टेबल जो है वो हिलती रहती है, फिर कई बार उसके नीचे कागज फंसाते हैं, कई बार एक दो सिक्के अपन उसके फंसाते हैं ताकि वो टेबल हिले नहीं जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं। तो कथन का अभिप्राय यह है कि इस तरह की भी जो चीजें हैं वो भी भौतिक वातावरण के अंतर्गत ही आती हैं। कैसा कमरा, कैसा परिवेश, स्वच्छ हवा मिल रही है क्या, लाइट अच्छे से है क्या। अब मान लो थे सोच रहे हो कि आज अधिगम रट्टर ही छोड़ दे, दोपहर की लाए कमाए न पढ़वा बैठ गया, पंखो बंद कर लिया, पानी को नहीं पी रहा, तिसाया मर रहा और कह रहे हो अधिगम पढ़ शाज, तो क्या पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि भौतिक वातावरण जो है वो आपके अधिगम को प्रभावित कर रहा है नकारात्मक रूप से। सकारात्मक रूप से करेगा तो बहुत जल्दी कर पाएंगे आप उसे। एक अच्छा स्वस्थ वातावरण हो, अच्छे से खाए पिए हुए हो, बहुत मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सामाजिक एवं भावनात्मक वातावरण को। सामाजिक का मतलब सोशल एनवायरनमेंट, कैसी सोसाइटी में आप रह रहे हैं। अब सोशल एनवायरनमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। कैसे आपके दोस्त हैं, कैसे आपके पड़ोसी हैं, कैसे समाज में आप रह रहे हैं, कैसे मोहल्ले में आप रह रहे हैं, कैसा परिवेश है आपका विद्यालय कैसा है। वो सारी चीजें जो हैं वो सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं, जो आपके अधिगम को प्रभावित करेगा। देखिए, विद्यालय जो है, मैंने विद्यालय का नाम लिया अभी कि आप कैसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यह एक सामाजिक कारक है, क्योंकि विद्यालय उस समाज का हिस्सा है। लेकिन उस विद्यालय के अंदर जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं और उस कमरे के अंदर जो कुर्सी पर आप बैठे हैं, जिस बेंच पर आप बैठे हैं, वो बेंच अगर आपको परेशान कर रही हो पढ़ने में, तो ये जो कारक होगा ये एक भौतिक कारक होगा। आप दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं? ये अंतर आपको याद रखना है और इनके वर्गीकरण को खास तौर पर आपको याद रखना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्गीकरण से सवाल अक्सर बन जाया करते हैं। सामाजिक का मतलब हो गया कि आप कैसे दोस्तों के बीच में रह रहे हैं, कैसे आपके पड़ोसी हैं, कैसा परिवेश है आपका। आप अगर मान लीजिए एक पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, आप किसी समुद्र के निकट किसी इलाके में रह रहे हैं, आप एक ऐसे गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं जहां पर प्राकृतिक आपदाओं की जो है स्थिति काफी विकट रहती है, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। मान लीजिए समुद्र के एकदम तट पर कोई एक गांव है, वहां आप रह रहे हैं, हर साल किसी ना किसी तरह की आपदा वहां पर आ जाती है, तो यह भी आपके अधिगम को प्रभावित करेगा। समझ रहे हैं आप? ठीक इसी प्रकार से अगले कारक को देखते हैं, जो है भावनात्मक वातावरण। आप पढ़ रहे हैं, आप अधिगम कर रहे हैं, आप किसी चीज को सीख रहे हैं और आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, आपके टीचर जो हैं वो आपको आके कहें कि बेटा बहुत बढ़िया, आप अच्छे से कर रहे हो। आप जब घर पे मान लीजिए आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और आपके माता पिता आपको आके कहें अच्छा बढ़िया चल रही है पढ़ाई, बोला हाँ चलो बहुत बढ़िया हो और जोर से मन लगा पढ़, आपको भावनात्मक रूप से एक सपोर्ट मिलता है, आपको भावनात्मक रूप से एक समर्थन मिलता है, सहयोग मिलता है और आपको लगता है कि हाँ इस चीज को किया जा सकता है। तो ये वो भावनात्मक वातावरण है जो आपके अधिगम को प्रभावित करता है। समय के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। जब मान लो अब तावड़ा पड़ रही है, गर्मी हो रही है, ये एक समय ही है, एक अवस्था है, एक मौसम है जो प्रभावित करेगा। वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सी रिसर्च करके, शोध करके, अनुसंधान करके ये पता लगाया है कि सुबह का जो समय है, हमारे बूढ़े बड़के भी ये बात कहते हैं, सुबह का समय पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। दोपहर का जो समय होता है उस वक्त आप अगर पढ़ना चाहें तो थोड़े से आप कमजोर साबित हो सकते हैं, आप नहीं पढ़ पाएंगे। शाम का समय, रात का समय, कई विद्यार्थियों को होता है वो रात के समय बहुत अच्छे से पढ़ लेते, तो वो भी बहुत अच्छा समय है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि समय भी वो पर्यावरण संबंधी कारक है जो आपके अधिगम को प्रभावित करता है। मेरे ख्याल से आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जिन उदाहरणों के जरिए भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बात करते हैं अन्य कारकों की। इसके अलावा और कौन से कारक हो सकते हैं? सबसे पहला कारक विषय सामग्री का स्वरूप। विषय सामग्री का मतलब जिस कॉपी किताब से आप पढ़ रहे हैं वो कैसी है। अब इसमें तीन चीजें आ गई।
सार्थकता, लंबाई और कठिनाई। जिस विषय वस्तु से आप या विषय सामग्री से आप पढ़ रहे हैं, जिस कॉपी से आप पढ़ रहे हैं, अधिगम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सार्थक है? वो काम की तो है? अरे भाई, रीट के लिए पढ़ रहे हो और किताब कुछ और ही खोल रखी है, शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ और ही किताब खोल रखी है और कह रहे हो मैं अधिगम पढ़ रहा हूं, तो क्या वो काम की है? तो कथन का अभिप्राय यह है कि जिस विषय सामग्री से आप पढ़ें, सबसे पहले तो यह अनिवार्य है कि वो सार्थक होनी चाहिए, काम की होनी चाहिए। विषय सामग्री जो है वो ज्यादा लंबी होगी तो हो सकता है दिक्कत हो जाए अधिगम करने में। जैसे व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। मैं एक उदाहरण से बताता हूं, कई बार जैसे कई कमेंट्स हमें मिलते हैं कि गुरुजी क्लास ना थोड़ी छोटी करो, 55 मिनट की क्लास में तो समझ में ही को नहीं आवे। कई विद्यार्थी होते हैं ऐसे कि इतनी लंबी क्लास को देख के सोचते हैं यार कौन पढ़ेगा। कुछ विद्यार्थी हो सकते हैं जिनको लगता है कि नहीं यार, कि 50 मिनट की क्लास है, इतना तो इसके अंदर कंटेंट होगा ही। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यह भी व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करेगी। तो विषय सामग्री की जो लंबाई है वो भी हो सकता है किसी के अधिगम को प्रभावित कर दे, किसी के अधिगम को प्रभावित ना करे। ये एक कारक है। दूसरा कारक है कठिनाई। आपको जो चीज पढ़ाई जा रही है, एक तो उसको बहुत सरल तरीके से आपको पढ़ाया जाए, एक तो उसको बहुत आसान भाषा में उसको आपको समझाया जाए, एक उसको बहुत ही एकदम नीरस बनाकर और बहुत ही कठिन भाषा में आपके सामने पेश कर दिया जाए। तो क्या आपके अधिगम पर दोनों स्थितियों में एक जैसी स्थिति रहेगी या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। भाई अगर सरल तरीके से कोई चीज पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी, और अगर उसे जटिल बना के, उसे कठिन बनाकर आपको पेश करा जाएगा आपके सामने, तो हो सकता है कि दिक्कत आए। तो विषय वस्तु की कठिनाई भी अपने आप में अधिगम को प्रभावित करती है। फिर बात करते हैं अधिगम की विधियों की। किस विधि से अधिगम करवाया जा रहा है? यहां पर मैं एक चीज का ध्यान आप लोगों को दिलवाना चाहूंगा। एक कॉन्सेप्ट है, हम उसे पढ़ेंगे भी आगे जाके। जब हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पढ़ते हैं, जब हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पढ़ते हैं, तो उसमें एक बात बताई जाती है कि अधिगम जो है या बच्चों को जो पढ़ाया जाए वो इस तरह से पढ़ाया जाए जिसमें बहुत सरलीकरण हो चीजों का, संप्रत्ययों का, कॉन्सेप्ट्स का। और उन्होंने एक टर्म दिया है जिसको कहते हैं करके सीखना। और इस करके सीखना को अगर मैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों से जोड़ूं, अधिगम की इस विधि से जोड़ूं, तो अधिगम की श्रेष्ठ विधि वही है जहां आप विद्यार्थियों को प्रयोगों के जरिए, किस्सों कहानियों के जरिए, बहुत छोटी छोटी कुछ घटनाओं के जरिए, उनके आम जिंदगी की घटनाओं के जरिए चीजों को समझा रहे हैं, रिलेट करवा रहे हैं, तो उन्हें बहुत आसानी से, बहुत जल्दी चीजें समझ में आएंगी। और ये अधिगम की विधि जो है ये करके सीखना के अंतर्गत एनसीएफ ने भी कही है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा भी कहती है कि अधिगम की वह विधि जिसमें बच्चों को करके कोई चीज सिखाई जाए, जिसमें बच्चों को सरल से कठिन की ओर ले जाया जाए, वही श्रेष्ठ विधि है। फिर आते हैं अभ्यास पर। जब हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे तो अभ्यास का नियम भी पढ़ेंगे और बहुत गहरे से उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अभी इसे अपने स्तर पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि अभ्यास जो है वो भी अधिगम में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। मान लो आप गणित की जब तैयारी करने की ठानी थी आपने और आपको लगा था गणित मुझसे नहीं हो पाएगी, कुछ सवाल आपके सामने आते थे, आप बहुत मुश्किल से कर पाते थे, लेकिन आपने बार बार मान लीजिए साधारण ब्याज के कम से कम 100, 150, 200, 300 सवाल कर लिए। उसके बाद आपके सामने अगर साधारण ब्याज का कोई सवाल आता तो आप बहुत आसानी से उसे कर जाते हैं। आपको उस सवाल को करने में जो समय पहले लगता था उसकी अपेक्षा अब कम समय लग रहा है। तो ये अभ्यास के जरिए आपने पाया। और हमने ये पढ़ा भी था कि अभ्यास या अनुभव के जरिए यदि कोई परिवर्तन व्यक्ति के अंदर दृष्टिगत होते हैं तो उन परिवर्तनों को, उन स्थायी परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? उन स्थायी परिवर्तनों को अधिगम कहा जाता है। ये अभ्यास है। फिर आते हैं शिक्षक और अधिगम की प्रक्रिया पर। दोस्तों, शिक्षक भी आपके अधिगम के लिए एक बहुत प्रभावी कारक है। शिक्षक का मतलब शिक्षक का व्यक्तित्व। बहुत से मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षकों की तुलना माली से करी है, कुछ शिक्षकों की तुलना किसी ने किसी से की है। हमारे कबीरदास जी भी कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, कि गुरु जो है वो एक कुम्हार की तरह होता है जो
अंदर तो हाथ रखता है उस मटके के और बाहर से उस मटके को ठोकता है ताकि वो टूटे नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि शिक्षक और उसका व्यक्तित्व भी अधिगम में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मान लो आपके सामने कोई टीचर आए हैं आपके, और टीचर ने आके आपको कहा कि छोरो मैं थाना अधिगम पढ़ा रही हूँ, थारा बस की तो आत को नहीं है, थे पढ़ सको को नहीं, थे पास ही को नहीं हो, और लो अब पढ़ ले वहाँ पर। आपको मोटिवेशन मिलेगा? आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। और मान लीजिए कोई टीचर आए आते ही कहे कि दोस्तों इस बार रीट फोड़ेंगे, साथ हो, तैयार हो, चलो फोड़ते हैं, और फिर बोलेंगे आओ मैं आपको बताता हूं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, आपके अंदर उसको पढ़ने के लिए रुचि जागेगी, और इसीलिए धीरे धीरे आप उस तरफ बढ़ेंगे। आपके अधिगम को ये सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो शिक्षक जो है वो भी अपने आप में आपके अधिगम को प्रभावित करता है कि शिक्षक कैसा है, वो किस तरह से पढ़ा रहा है, क्या उसकी टेक्निक है, कितना आसान तरीके से वो पढ़ा रहा है, कितने सरल तरीके से वो पढ़ा रहा है, क्या वो केवल चीज़ों को आपको रटवा ही रहा है या वो चीज़ों को धीरे धीरे आपके गहन अंदर आपके अंदर आत्मसात करवा रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपके अधिगम को प्रभावित करती हैं। शिक्षक उनमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और फिर अधिगम की प्रक्रिया, तो जाहिर सी बात है जिस सरल से कठिन की हम बात कर रहे थे, एक शिक्षक जो है वो अधिगम की प्रक्रिया को बहुत सरल बनाकर विद्यार्थियों के सामने रख देगा, और वो जो बहुत कठिन बहुत जटिल सा दिखने वाला सूत्र था वो उस विद्यार्थी को बहुत सरल लगने लग जाएगा। तो ये भी एक अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। फिर आते हैं एक और कारक पे, जो है सफलता अथवा परिणाम का ज्ञान। देखिए, जब आप अधिगम करते रहते हैं और उसके बीच में अगर आपको उसकी प्रगति का एहसास होता रहे, जैसे मान लीजिए आज आप कोई चीज, अभी हमने ये पढ़ा, अभी पिछले 15 मिनट से हम अधिगम के बारे में कुछ ना कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, वो सारे कारकों को समझ रहे हैं जिन्होंने अधिगम को प्रभावित किया। अब हमने अगर इसके जस्ट बाद पिछले बार जो सवाल आए थे हम उनको करेंगे, और उनको करने में अगर आप सफल हो जाते हैं, आपको लग रहा है कि हाँ गुरुजी ने अभी ये सारी चीजें समझाई, और अब 5 मिनट में गुरुजी सवाल पूछेगा और पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी सवाल हम करेंगे और आप उनको सही कर पाते हैं, तो ये जो परिणाम का ज्ञान है ये भी आपके अधिगम को प्रभावित करता है। ये आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, ये आपको प्रेरित करेगा। मान लीजिए आपने पढ़ा और फिर आपने कोई क्वेश्चन करने की कोशिश की, क्लास में टीचर ने पढ़ाया और बोला बेटा ये होमवर्क है, ये घर से करके लाना, आपने घर से उसे पढ़ने की कोशिश की और आपसे वो सवाल नहीं हुआ, आप नीरस हो जाओगे, आप उदास हो जाओगे, आप बोलोगे कोई नहीं, आपने से बैठे को नहीं। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह से आप सफलता और आपका परिणाम का ज्ञान भी, कहने का अभिप्राय है अधिगम की प्रक्रिया में अधिगम की जो प्रगति है, कितना आपने अब तक सीख लिया, कितना और सीखना बाकी है, ये भी आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं। मेरे ख्याल से आप अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। आइए अब उन सवालों को देखते हैं जो हम अभी अभी देख रहे थे। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, सवाल यह कह रहा है, बताइए क्या होगा व्यक्तिगत कारक? संचार का साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या परिपक्वता एवं आयु। अब संचार का साधन तो कैसे हो सकता है, व्यक्तिगत थोड़ी है भाई। जिस मोबाइल फोन में आप इस वक्त ये लेक्चर देख रहे हैं या जिस लैपटॉप में आप ये लेक्चर देख रहे हैं, कंप्यूटर में आप लेक्चर देख रहे हो, तो सबके पास है, तो उसमें व्यक्तिगत क्या चीज है, समझ रहे हो? तो संचार का साधन तो व्यक्तिगत कारक नहीं हो सकता, ये तो बाहरी एक तत्व है। समवयस्क समूह हमने देखा था, ये भी पॉसिबल नहीं। आपके दोस्त हैं, आपका पीयर ग्रुप है, आपकी क्लास जो है, वो सारी चीजें कैसे प्रभावित करेंगी? व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल नहीं है। अध्यापक तो पर्सनल हो ही नहीं सकता, अध्यापक तो सबका है। लेकिन परिपक्वता एवं आयु, हर व्यक्ति की अपनी अपनी परिपक्वता है, अपनी अपनी आयु है, और उसके आधार पर उसका जो अधिगम है वो प्रभावित होता है। क्लियर? आई बात समझ में? तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत सरल सवाल है, लेवल 2 2011 में पूछा गया था। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? परिपक्वता एवं आयु। अगले सवाल पर चलते हैं। विद्यालय की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है: क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक, अन्य कारक। अब देखिए, जो पहली लाइन यहां पर लिखी हुई है ना,
सुनने में कई विद्यार्थियों को सही उत्तर पता होगा, वो टिक भी कर रहे होंगे कि हाँ सर इसका तो ये आंसर होगा, लेकिन पहली पंक्ति अपने आप में उत्तर दे चुकी है इसका। ये एनालाइज करना जिस दिन आ गया ना, उस दिन मनोविज्ञान का कोई सवाल डिफिकल्ट नहीं लगेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना, स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन किससे बनती है? बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोगों से बनती है। अब मुझे बताइए, क्रियात्मक, जिसको मैं फिजियोलॉजिकल कहता हूं, जिसको हमने शारीरिक के अंतर्गत समझने की कोशिश की थी, क्या मेरा शारीरिक जो कारक है, मेरी बुद्धि है, या मेरा जो शरीर है, मेरी जो आयु है, मेरी परिपक्वता जो है, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है? बिल्कुल नहीं है। मेरी आयु, मेरी परिपक्वता, आपकी आयु, आपकी परिपक्वता आपकी अपनी है, आपकी स्वयं है, आपकी पर्सनल है। गलत। मनोवैज्ञानिक कारक नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिक कारकों को हमने समझने की कोशिश की थी, बुद्धि है, आपका एटीट्यूड है, आपकी रुचि है, यह सारी उसके अंतर्गत आती हैं। सामाजिक कारक, बिल्कुल सामाजिक कारक हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक समाज की भूमिका निभा रहा है, और हमने सामाजिक कारकों में देखा भी था कि वो सारी चीजें जो उस व्यक्ति को एक सामाजिक रूप से प्रभावित करती है, उसके सामाजिक जब हम मनोसामाजिक विकास की बात करते हैं, तब हमने इन चीजों को बहुत गहरे से समझने की कोशिश की थी। तो वो सारी चीजें जो उसको प्रभावित करती हैं, वो समाज के अंतर्गत आती हैं, और इसलिए इस प्रश्न का, सी प्रश्न का, इस माफ कीजिएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक कारक। अन्य कारकों में तो बहुत से और अन्य कारक थे, तो डी तो इसका वैसे भी नहीं हो सकता। आप समझ सकते हैं संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को किस प्रकार से प्रभावित करती है। ये रीट लेवल 1 2017 का सवाल था, और उत्तर हो जाएगा इसका सामाजिक कारक। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सर्वाधिक योगदान देता है? बालकों के अधिगम और विकास में सर्वाधिक योगदान देता है, आरटेट 2011 का सवाल है। परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, परिवार, खेल व कंप्यूटर, परिवार, खेल व पर्यटन। सरल सा सवाल है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। अब आप कहोगे गुरुजी डी भी तो हो सका है, घूमबा फिरबा शू भी ज्ञान हुआ है, या कंप्यूटर भी तो होना चाहिए गुरुजी, या गुरुजी टेलीविजन भी तो हो सका है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या सभी व्यक्तियों के पास टेलीविजन उपलब्ध है? क्या सभी व्यक्ति पर्यटन से ही ज्ञान प्राप्त करेंगे? कथन का अभिप्राय यह है कि कुछ चीजें जो हैं वो क्लासिफाइड हैं, किसी व्यक्ति के पास होंगी, किसी के पास नहीं है, लेकिन परिवार है या समवयस्क समूह, आसपास का जो वातावरण है, अध्यापक हैं, ये मुख्यतः सभी के पास उसी मात्रा में उपलब्ध है जिस प्रकार औरों के पास होते हैं। इसलिए बी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक क्रिकेट खिलाड़ी, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पर यह सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे टॉपिक का यह सवाल है, एक नया टॉपिक है जिससे यह सवाल है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रशिक्षण अंतरण को समझने की कोशिश करते हैं, एक नया टॉपिक है। क्या होता है प्रशिक्षण अंतरण? जब आप अधिगम करते हैं, जब आप किसी चीज को सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक ही चीज एक टाइम पे सीखी, आप बहुत सारी चीजों को सीखते रहते हैं, और कोई एक चीज सीखी हुई अगर दूसरी चीज को प्रभावित कर रही है, दूसरी चीज के ऊपर असर डाल रही है, तो इसे कहा जाता है प्रशिक्षण अंतरण। किसी एक चीज के सीखने का दूसरी चीज पर प्रभाव पड़े। अब प्रभाव कैसे पड़ सकता है? सब या तो सकारात्मक पड़ सकता है, या गुरुजी नकारात्मक पड़ सकता है, या प्रभाव पड़े ही नहीं। तीन ही चीज हो सकती है, उसके अलावा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। या तो प्रभाव पड़े ही को नहीं, और पड़सी तो के तो सकारात्मक पड़सी के नकारात्मक पड़सी। अब क्या पड़सी देखो, समझो। मान लो आपने साइकिल चलानी सीखी, साइकिल चलाते चलाते आपने बैलेंस बनाना सीख लिया,
साइकिल आ गई चलानी। अब किसी ने आपको एक्टिवा पकड़ा दी कि ला भाई आप भी चला ले, आप बहुत आसानी से चला लेंगे क्योंकि आपने बैलेंस बनाना सीख लिया। तो आपके साइकिल चलाने का, आपके एक्टिवा चलाने पर सकारात्मक, एक्टिवा चलाना सीखने में सकारात्मक असर पड़ा या नकारात्मक असर पड़ा? सकारात्मक असर। तो इसे कहते हैं धनात्मक अंतरण, पॉजिटिव, सकारात्मक। पहले सीखे गए कौशल या विषय वस्तु से नया कौशल सीखने में जहां मदद मिलती है उसे धनात्मक अंतरण कहते हैं। फिर बात करते हैं ऋणात्मक अंतरण की। पहले सीखे गए कौशल ने नए सीखे गए कौशल में थोड़ी सी दिक्कत पैदा करी। जैसे कि 2 उदाहरण बता रहा हूं, बहुत शानदार उदाहरण। नया साल आता है, मान लो 2019 से 2020 आया। हम जब भी अपनी कॉपी में लिखते थे तो हम लिखते थे भाई 8 अगस्त 2019, 7 अगस्त 2019, या मान लो अपन ने लिखने लग गए 25 दिसंबर 2019। अब 2020 जैसे ही आया, 1 तारीख 2 तारीख तक, कई बार आप सभी विद्यार्थियों ने यह महसूस किया होगा कि जैसे ही आप कॉपी में नई डेट डालते हैं तो आप मान लो लिखने हैं 2 जनवरी, वो 2020 नहीं लिखा जाता, कई बार 2019 ही लिखा जा रहा है। यानी आप कोई नई चीज लिख रहे हो, नई चीज सीख रहे हो, नई चीज करने की कोशिश कर रहे हो, इसमें पुरानी सीखी हुई चीज जो है वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत पहुंचा रही है। इसे ऋणात्मक अंतरण कहते हैं कि पहले सीखे गए कौशल से नए सीखे गए कौशल को सीखने में बाधा पहुंचती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो उम्र भर स्प्लेंडर ही चलाई थे, पीछे गियर गल भी का बाइक, स्प्लेंडर बाइक, उसके गियर जो है वो पीछे लगते हैं सारे, आपने हमेशा वही पीछे गियर डालने की आपकी आदत है और करीब 10-12 साल तक आपने वो गाड़ी चलाई और फिर एक दिन अचानक आपके सामने बजाज डिस्कवर ला के रख दी जिसके गियर सारे आगे की ओर लगते हैं। आपको दिक्कत आएगी गियर डालने में, गियर निकालने में। आपको सोच लगेगा अच्छा पीछे दबाना है और आप गियर डालने की बजाय उसको निकाल देंगे। तो ये जो चीज़ है ये आपका ऋणात्मक अंतरण है कि पहले कोई एक कौशल है जिसने आपको नए कौशल को सीखने में थोड़ी सी बाधा पहुंचाई। फिर आता है शून्य अंतरण। एक चीज सीखी, उसका दूसरी चीज के सीखने से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आप पेंटिंग करना सीख रहे हो और आप शिक्षा मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, रट रहे हो, याद कर रहे हो, समझ रहे हो, जो भी आपकी इच्छा हो, श्रद्धा भक्ति हो, उस हिसाब से। क्या दोनों में कोई रिलेशन है? नहीं है। आप मान लो बैडमिंटन खेलना सीख रहे हो और कार चलाना सीख रहे हो, क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन, रिश्ता है, संबंध है? नहीं है। आप मान लीजिए गाना गाना सीख रहे हो, पेटी बाजा बजाना सीख रहे हो और साथ में आप पाक कला भी सीख रहे हो, बढ़िया अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाना सीख रहे हो, पकौड़ियाँ वगैरह बनाना सीख रहे हो, क्या दोनों में कोई रिलेशन है? नहीं है। तो ये शून्य अंतरण है कि पहले सीखे गए कौशल का प्रभाव वर्तमान सीखे गए कौशल पर ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक, यानी ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। अब बताइए, अब इस क्रिकेट खिलाड़ी वाले क्वेश्चन को करते हैं कि गेंदबाजी के कौशल को विकसित एक खिलाड़ी कर लेता है लेकिन यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। क्या कहोगे? विधेयात्मक जिसे हमने धनात्मक पढ़ा था, निषेधात्मक जिसे हमने ऋणात्मक पढ़ा था, या शून्य प्रशिक्षण अंतरण? गुरुजी सी, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, रीट लेवल 2 2012 में आया था। बहुत से विद्यार्थियों को क्लिक ही नहीं हुआ कि ये तीनों ही अधिगम हो सकते हैं ना। कैसे? प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, चढ़ना भागना फेंकना 3 से 5 वर्ष की उम्र में। तो चढ़ना भागना फेंकना 3 से 5 वर्ष की उम्र जिसे हमने याद किया था, बताओ कौन सी अवस्था है ये? कमेंट करो अभी के अभी। कमेंट में फालतू की इधर उधर की चीजें लिखते रहते हो, ये बताओ कौन सी अवस्था है ये? चढ़ना भागना फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था या खिलौनों से खेलने वाली आयु कहते हैं। तो ये वही अवस्था है जिसमें व्यक्ति कुछ इस तरह की हरकतें करता है, चढ़ता भागता फेंकता। तो ये क्या है? ये सहज इस उम्र की एक प्रवृत्ति है, कोई भी करेगा। तो ये अधिगम को प्रदर्शित नहीं करती, स्वाभाविक प्रक्रिया है इस उम्र की। स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लार आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक मूल प्रवृत्त्यात्मक प्रक्रिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 गलत हो गए, तो इनमें से सभी तो होना ही को नहीं। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना,
आप कह दोगे गुरुजी आप भी स्वाभाविक प्रक्रिया ही है, यह अधिगम कहां है? बिल्कुल नहीं। अध्यापक का ही तो अभिवादन करते हो। रोड पर जहां लोग चालता है तो सैन्य नमस्कार 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 यहां कहता थोड़ी फिर करो। कोई विशिष्ट व्यक्ति होगा उसी को ही तो नमस्कार कहते हो। यह आपको कैसे पता चला कि गुरु को या अध्यापक को अभिवादन करना है? क्योंकि आपने सीखा कि ये अध्यापक है, ये मुझे सिखाता है, ये मेरा गुरु है, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। यह आपने कहीं से सीखी बात, ये एक विचार आपके अंदर आया, या आपने अनुभव से या आपने पढ़कर या समझकर या देखकर किसी भी तरीके से इस चीज को सीखा, आत्मसात किया। इसलिए जो पहली जो अनुक्रिया है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, इसे क्या कहेंगे? हम इसे अधिगम कहेंगे। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सीखने का सही स्तर है? रीट लेवल 2 2015 का सवाल है। और सवाल से पहले मैं बता दूं कि कल हमने जो अधिगम की विशेषताएं पढ़ी थी, ये क्वेश्चन वहीं से लिया हुआ है। ये एक तरह का रिवीजन क्वेश्चन है, गलत मत करना इस क्वेश्चन को। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सीखने का सही स्तर क्या है? अब इससे पहले कि इसके उत्तर पर जाएं, याद करते हैं हमने कल के लेक्चर में एक चीज याद की थी। हमने अधिगम की विशेषताएं जब पढ़ी थी तो उसमें तीसरे नंबर पे जो विशेषता पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि अधिगम की प्रक्रिया में एक मनोवैज्ञानिक क्रम निहित रहता है, एक मनोवैज्ञानिक क्रम निर्धारित रहता है। मनोवैज्ञानिक क्रम का मतलब कोई चीज आपको पहले नहीं आती थी, फिर आपने उसे पढ़ा, फिर आपने उसे याद किया, फिर आपने उसका टेस्ट दिया, फिर उस टेस्ट का रिजल्ट आया। अब आपने दोनों में तुलना करी कि अब पहली तो आती को नहीं, अब आती आवलागी। इसका मतलब ये क्या है? ये तुलनात्मक अध्ययन क्या है? ये एक सहज मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक मनोवैज्ञानिक क्रम है, एक चरणबद्ध क्रम है, जिसके जरिए आपको एहसास हुआ कि ये आपका जो अधिगम है वो इस प्रकार से होता है। सेम यही प्रश्न बात कह रहा है कि ये जो 4 चीजें हैं, तथ्य, उन तथ्यों से ज्ञान प्राप्त करना, सूचनाएं, बोध, प्रज्ञान, ये किस ऑर्डर में, किस क्रम में चलेंगी व्यक्ति को अधिगम तक पहुंचाने के लिए, व्यक्ति का अधिगम होने के लिए, माफ कीजिएगा। क्या होगा इसका उत्तर? तो देखिए एक सरल तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तथ्य का मतलब बहुत सारे तथ्य। सपोज करो मैं राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक ले लेता हूं, मान लेता हूं प्रस्तावना। प्रस्तावना में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाएंगे, और जो भी चीजें उसके अंदर लिखी हुई हैं। मैं उस तथ्य से क्या ग्रहण करूंगा? क्या ग्रहण करूंगा उससे? सिर्फ वही चीज, पूरी प्रस्तावना थोड़ी याद करनी। अगर मैं एक रीट की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे उस प्रस्तावना में से सिर्फ उतनी सी चीजें चाहिए, उतनी सी सूचना चाहिए, उतना सा फैक्ट चाहिए जो मेरे परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। मान लो उसमें एक चीज लिखी हुई है कि साहब इसमें जो डेट दी गई है वो 26 नवंबर है। ये एक सूचना मेरे काम की है जो मैंने याद कर ली। ठीक है, तथ्य तो बहुत सारे हैं उसमें। या मौलिक अधिकार की बात करूं, बहुत सारे तथ्य उसमें। मुझे तो सिर्फ ये याद करना है कि भाई 14 नंबर के आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, 15 नंबर के आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, 21 नंबर के आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। ये मेरे काम की सूचना है। उस सूचना को मैंने याद किया, उससे मैंने पढ़ा, बार बार उससे समझा, मुझे बोध हुआ, और फिर मैंने उसके लिए जो आवश्यक ज्ञान है वो मुझे मिल गया। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आया तथ्य। ठीक है, ओके। तथ्य के बाद क्या आई? सूचना। उस तथ्य में से आपने कितना काम की चीज आपने ली, यह क्या है? सूचना। ठीक है, तथ्य के बाद आई सूचना। अब मुझे बताइए, उस सूचना को प्राप्त करने के बाद, पहले सूचना के आने के बाद क्या आप उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे या उससे आपको बोध होगा? पहले ज्ञान प्राप्त करेंगे। भाई ज्ञान प्राप्त करेंगे, बोध का मतलब तो पता चल जाना कि अच्छा अपन आवलागो। और ज्ञान का प्राप्त करना मतलब पहले आप पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कि वो चीज आती है या नहीं आती। तो तथ्य के बाद सूचना,
सूचना के बाद उस सूचना से ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो बोध होना कि हाँ ये चीज आती है या नहीं आती, और उस बोध के बाद आपको उसका प्रज्ञान हो जाना। प्रज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान, विवेक जिसको कहते हैं, उसे प्रज्ञान कहा जाता है। तो तथ्य, सूचना, सूचना से ज्ञान प्राप्त करना, उसके बाद बोध हो जाना, और फिर आपको उसका प्रज्ञान होना या विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाना उस चीज का। तो ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने बात करी थी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की। मैंने शुरुआती बात में कहा था कि अधिगम को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। इनका वर्गीकरण दो तरीके से किया जा सकता है। पहला वर्गीकरण हो सकता है व्यक्तिगत कारक और बाहरी कारक, और दूसरा वर्गीकरण है वो कुछ इस प्रकार से होगा जिसमें हम कह सकते हैं शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, पर्यावरण संबंधी कारक और अन्य कारक। आइए सबसे पहले हमने शारीरिक कारक को समझने की कोशिश की थी, जिसमें हमने कहा था कि दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद, सूंघना, प्रत्यक्षी, ये सारे प्रत्यक्षीकरण की में मदद करते हैं किसी भी संप्रत्यय को समझने की, किसी भी सूचना को ग्रहण करने की, उसे ग्राह्य बनाने की। फिर हमने बात की थी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की, कि व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। व्यक्ति की परिपक्वता और आयु भी अधिगम को प्रभावित करती है। देखिए कल के लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा था कि परिपक्वता से जो परिवर्तन होते हैं वो अधिगम नहीं होते हैं, किंतु परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। प्रेरणा तथा अधिगम, प्रेरित रहेगा व्यक्ति और थोड़ा सा ऊर्जावान रहेगा तो जाहिर सी बात है अधिगम करेगा। रुचि और रुझान, यदि जो जिस चीज में वो अधिगम कर रहा है, जिस चीज को वो पढ़ रहा है, सीख रहा है, यदि उसमें उसकी रुचि है तो वो कर पाएगा। यदि उसमें रुचि के बाद उसमें उसको लेकर इच्छा शक्ति है तो भी वो कर पाएगा। और उस व्यक्ति की बुद्धि अगर उसको सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है उसका, तो व्यक्ति का जो अधिगम है वो जल्दी होगा। ये मनोवैज्ञानिक कारक हैं उस व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करने वाले। फिर हमने पर्यावरण संबंधी कारकों को देखा था, जिसमें भौतिक वातावरण, कैसे कमरे में आप रह रहे हैं, कैसा माहौल है आपका, वो सारी चीज़ें भौतिक और सामाजिक के अंतर्गत आती हैं। सामाजिक में आपका विद्यालय, आपका परिवेश, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपका समाज, वो सारी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। भावनात्मक का मतलब कितना संवेगात्मक या भावनात्मक आपको सपोर्ट मिल रहा है उस अधिगम को करने में। समय का हमने देखा ही था, जैसे सुबह का समय जो है वो मनोवैज्ञानिक कहते हैं किसी चीज़ को याद करने में, पढ़ने में बहुत अच्छा होता है। अन्य कारकों में हमने देखा था विषय सामग्री का स्वरूप, आपकी जो विषय वस्तु की जो सामग्री है वो सार्थक होनी चाहिए, वो लचीली होनी चाहिए, उसमें कठिनाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिगम की विधियों की बात करें तो हमने कहा था कि करके सीखना, जैसे कि एनसीएफ ने कहा है, ये भी आपके अधिगम को प्रभावित करता है। अभ्यास आपके अधिगम को प्रभावित करता है। आपके शिक्षक का व्यक्तित्व आपके अधिगम को प्रभावित करता है, और उससे आपके अधिगम की प्रक्रिया जो है वो बहुत सरल हो जाती है, सरल से कठिन की ओर जाती है। सफलता या परिणाम का ज्ञान, यानी अधिगम की प्रक्रिया में जो प्रगति हो रही है उसका अगर आपको पता चलता रहता है कि मैं यहां से यहां तक सीख गया, यहां से यहां तक सीख गया, तो ये भी उसमें सकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करती है। फिर हमने ये प्रश्न देखा था कि व्यक्तिगत रूप से क्या, व्यक्तिगत कारक क्या है, तो परिपक्वता एवं आयु। दूसरा हमने देखा था स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, तो ये क्या है, ये एक सामाजिक कारक है। तीसरा हमने देखा था कि कौन बालकों के अधिगम के विकास में सबसे ज्यादा योगदान देता है, तो परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। चौथा हमने देखा था कि क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो किसी कौशल को सीख रहा है और दूसरे कौशल का उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये शून्य प्रशिक्षण अंतरण है। फिर हमने 3 अंतरण देखे थे, धनात्मक यानी पॉजिटिव, पहले सीखी गई चीज दूसरे सीखी गई चीज को मदद करे, सपोर्ट करे। ऋणात्मक जिसमें पहले सीखी गई चीज दूसरी सीखी गई चीज में बाधा पहुंचाए, और शून्य अंतरण दोनों में कहीं कोई दूर दूर तक अंतर ही ना हो। 5वां प्रश्न हमने देखा था कि इनमें से अधिगम का उदाहरण क्या है, तो अध्यापक का अभिवादन करना अधिगम का उदाहरण है। और एक चीज हमने देखी थी कि इनमें से कौन सा सीखने का सही स्तर है, तथ्य से सूचना का एकत्रीकरण, उसके बाद उस सूचनाओं से ज्ञान प्राप्त करना, उस प्राप्त ज्ञान का आपको बोध होना, और बोध होने के बाद प्रज्ञान की प्राप्ति, विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति, विवेक की प्राप्ति। ये एक और प्रश्न था जो रीट लेवल 2 2015 का हमने किया था। तो यहां पर आज के लेक्चर की समाप्ति होती है। मैं उम्मीद करता हूं आज जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। साथियों, मनोविज्ञान के बाकी के लेक्चर्स आप दी गई प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो इस वक्त आपके वीडियो स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। मैं लेता हूं विदा, मिलूंगा आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए जुड़े रहिए कलाम अकेडमी के इस विशेष प्रोग्राम के साथ। यदि आपको ये वीडियोस, ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।